हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कल आप लोगों में से किसी ने पेपर वेपर दिया? पेपर था ना कल? ना सर। नहीं दिया? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। कल क्या किया था हमने, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किया था कल हमने। अच्छा, और उसके अलावा हमने शेयर्ड सर्विस सेंटर, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, हॉलो स्ट्रक्चर, ये सब भी हमने कर लिए थे। आज हमने करना था बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम डिपार्टमेंट्स पे चले जाएंगे। ठीक है जी। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिकली आईटी ने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। पहले जब तक आईटी इतना यूज नहीं होता था या आईटी इन एग्जिस्टेंस नहीं था, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए की डेफिनेशन के लिए लाजमी था कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक बाउंड्री रखेगी, जिस दायरे में, जिस बाउंड्री में रहकर वो काम करेगी। लेकिन आईटी ने इन सब चीजों को खत्म कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर की तरफ जा रही हैं। यानी कि अपने सारे इन हाउस फैसिलिटीज जो हैं, उन सबको वो आहिस्ता 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 आउटसोर्स करती जा रही हैं। तो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मोस्टली इंटरनल फंक्शंस, इंटरनल डिपार्टमेंट्स आउटसोर्स हो गए हों, उसे हम कहते हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। कि जिसमें ज्यादातर इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं वो आउटसोर्स हो गए हों। आउटसोर्स होने की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। एक मिनट, ये मैं लिख भी देता हूँ। मोस्टली इन हाउस फंक्शंस आर आउटसोर्स्ड। ठीक है, ठीक हो गई ये बात। कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। जाहिर है, जब सारी चीजें आउटसोर्स हो जाएंगी तो फिर कोई बॉस नहीं होगा, कोई सबऑर्डिनेट नहीं होगा। चंद एक लोग रह जाएंगे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, बस। बाकी सारी चीजें आउटसोर्स कर दी जाएंगी। ठीक है। और जाहिर है, जब सब आउटसोर्स हो जाएगा तो एम्प्लॉयज नहीं होंगे, एम्प्लॉयज कम होंगे, तो उसमें कोई बॉस या कुछ सबऑर्डिनेट वाली जो कहानी है, और जो वर्टिकल हायरार्की है, और जो स्केलर चेन है, वो खत्म हो जाएगी। और जो लोग काम कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इक्वल डेजिग्नेशन के हामिल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और बताता चलूं कि बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में आउटसोर्स किया किसको जाता है। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आउटसोर्स बाहर के किसी थर्ड पार्टी को नहीं किया जाता, बल्कि अपने ही एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्टर मानकर उसको आउटसोर्स कर देते हैं। अपने ही एम्प्लॉय को एक तरह से एक्सटर्नल मानकर उसको ही आउटसोर्स कर देते हैं बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर के अंदर। अब वो एम्प्लॉय की मर्जी है कि वो काम कब करता है, कैसे करता है। ठीक है ना। उस उससे ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ ये है कि यार इस टाइम तक आपने काम हमें करके देना है। तो अब उसकी मर्जी दिन में आता है, रात में आता है, सारी रात बैठकर काम करता है या सारा दिन बैठकर काम करता है। उसने ऑर्गेनाइजेशन को अपने टाइम पर जो भी डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन की, वो पूरी करके देनी है। जैसे अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स वालों को उन्होंने कह दिया है कि भाई अकाउंट्स आउटसोर्स है, एम्प्लॉय एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है ना। इनको हम अच्छी पे देंगे, मतलब अच्छी कॉन्ट्रैक्ट फी देंगे।
ठीक है ना। अब 24 घंटे का टाइम दे दिया अकाउंट्स में कि जी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी है। फॉर एग्जांपल, अब एम्प्लॉय की मर्जी है 24 घंटे में दिन में काम करे, रात में ऑफिस आए ना आए, उसने 24 घंटे के बाद ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है। इस तरह प्रोडक्शन है, उसको आउटसोर्स कर दिया कि यार आपने इतनी प्रोडक्ट्स बनानी है, कैसे बनानी है, कब बनानी है, हमारा मसला नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से एचआर को, प्रोडक्शन को, परचेज को, इन सबको आउटसोर्स कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं मैं कि जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जो रॉ मटेरियल है वो जरूरी तो नहीं है कि वो परचेज डिपार्टमेंट से खरीदे, वो किसी और से, कहीं से भी XYZ से खरीदेंगे, उन्हें तो काम करके देना है। ठीक है ना, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं बाउंड्री लेस, की जिसमें डेजिग्नेशन खत्म हो जाते हैं, जिसमें चीजें आउटसोर्स हो जाती हैं। ठीक है ना। और एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज का बाउंड नहीं रहता, नो बॉस, नो सबऑर्डिनेट, नो अथॉरिटी। ठीक है, उसको हम कहते हैं बाउंड। और ये सबसे पहले जो दुनिया में जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया वो था जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स पहली कंपनी थी जिसने ये कॉन्सेप्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस किया, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। और एम्प्लॉय को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, वो अपने ही एम्प्लॉय को काम देते थे, टारगेट देते थे, वो टारगेट और काम पूरा करता था, उसको सैलरी नहीं देते थे। सैलरी के बजाय वो अपने ही एम्प्लॉयज को एक कॉन्ट्रैक्ट फी जो होती है वो देते थे। अच्छा, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट फी होती है उसमें एम्प्लॉय का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी शामिल होता है, जबकि सैलरी में कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को आउटसोर्स कर दिया, तो प्रोडक्शन मैनेजर जो प्राइसिंग लगाएगा उस प्राइस में उसका प्रॉफिट शामिल होगा। अच्छा, उससे फायदा क्या हुआ? उससे ये फायदा हुआ कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़नी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता था कि प्रॉफिट उसको भी हो जाए। तो इस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयज ने क्या किया कि अपनी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, अपना क्वालिटी वर्क बढ़ा दिया। ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा हुआ कि उनकी कॉस्ट भी कम हो गई जो सैलरी की सूरत में थी। क्यों? क्योंकि अब एम्प्लॉय जो है इडल टाइम नहीं गुजारता। जब वही चीज उसको आउटसोर्स हो गई तो वो कहता है इडल क्यों गुजारूं, इडल टाइम। फिक्स सैलरी की सूरत में वो इडल टाइम हो या काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसे पता है उसे सैलरी मिलनी ही मिलनी है। अब उसे पता है, पहले उसे था कि यार सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, अब उसे पता है कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, इसमें मेरा ही प्रॉफिट है, तो जितना काम करूंगा उतना मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो काफी हद तक चीजें ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल कर ली। इसको कहते हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, बाउंड्री लेस के बाद हम अगले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और वो टॉपिक है डिपार्टमेंट्स का। एक मिनट, ये आ गए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिस्ट नेचर ऑफ वर्क, स्पेशलिस्ट जॉब, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट हमने इसमें पढ़ने हैं, प्रोडक्शन, रिसर्च, परचेज, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सर्विस डिपार्टमेंट, ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, ए से लेकर एफ तक। बाकी मार्केटिंग और एचआर, एचआर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। उसकी वजह भी मैं बता दूं कि एचआर डिपार्टमेंट जो है ना, इसके ऊपर हमारे बुक में 3 चैप्टर्स है, सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट और उससे रिलेटेड काम। तो मैंने बजाय इसके कि मैं वो चैप्टर अलहदा अलहदा पढ़ाऊं, मैं उन सारे चैप्टर्स को एचआर डिपार्टमेंट के अंडर में ही पढ़ाऊंगा। इससे कॉन्सेप्ट भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ग्रिप भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और हम चैप्टर्स क्विकली कवर भी कर लेंगे।
ठीक है, तो इसलिए मैं एचआर डिपार्टमेंट के हेड में वो एचआर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं हमारी बुक के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर, मैं उन सारे चैप्टर्स को एक ही जगह पर इकट्ठा पढ़ा दूंगा, ताकि बार बार ये हो कि फिर दोबारा रिमाइंड करवाना पड़े, बार बार रिमाइंड करवाना पड़े। तो उससे बेहतर है एक ही जगह पर सबको इकट्ठा कर दिया जाए और एक ही जगह पर सबको पढ़ लिया जाए। ठीक है जी, तो पहले टॉपिक पर आते हैं, और वो टॉपिक है प्रोडक्शन का। भाई प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू, ये आ गया जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विच कन्वर्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्जामिनर टेस्ट करता है। ठीक है ना? क्या क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की? सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सिलेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री कहाँ खोलनी है, किस एरिया में खोलनी है, कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, ठीक है ना, कितने बड़े एरिया पर मुहित होगी, ये डिसाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। ये डिसाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है कि फैक्ट्री कितनी बड़ी होगी, कितने एरिया में होगी, कौन सी मशीनरी आएगी प्रोडक्शन के लिए, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रोडक्शन के लिए, ये डिसाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, फिर आगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? आगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, भाई कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, क्वालिटी को कैसे ठीक करना है प्रोडक्ट की, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा प्रोडक्ट का, ये भी डिसाइड प्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट कितना रखना है। कौन सी प्रोडक्ट? फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगेन याद दो चीजें रखनी है, एक तो भाई प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन सी मशीनरी एक्वायर की जाएगी, कहां से एक्वायर की जाएगी, एक तो ये होता है, और दूसरा सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया सेलेक्ट करना है इन्होंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, दोनों ने मिलकर काम करना है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को मैंने अलग अलग मेंशन भी किया हुआ है। रिसर्च और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, तो ये मैं बता दूं, रिसर्च हमेशा न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस के ऊपर होती है। न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस के ऊपर जो भी होती है, हमने उसको ठीक करना होता है, हमने न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट करनी होती है, न्यू प्रोडक्ट डिस्कवर करनी होती है, हम इस प्रोसेस को रिसर्च का नाम देते हैं। हम इस प्रोसेस को रिसर्च का नाम देते हैं। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बेसिकली इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि पहले से कोई प्रोडक्ट मौजूद है उसमें कोई बेहतरी लेकर आनी है, पैसे पहले से आपके पास प्रोडक्शन प्रोसेस मौजूद है उसमें कोई बेहतरी लेकर आनी है, हम कहेंगे ये रिसर्च नहीं है भाई, ये डेवलपमेंट है। और रिसर्च क्या है? जीरो से स्टार्ट करना है, नई प्रोडक्ट, नया सिस्टम, नई प्रोडक्शन प्रोसेस, नई मशीनरी, बिल्कुल जीरो से अगर जो स्टार्ट करते हो उसको हम रिसर्च कहते हैं। ठीक हो गई ये बात? अच्छा, अब जैसे कोरोना है, कोरोना की वैक्सीन पहले नहीं थी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो जो कंपनीज कोरोना की वैक्सीन के ऊपर काम कर रही हैं, हम कहेंगे कि वो डेवलपमेंट नहीं कर रही भाई,
वो तो रिसर्च कर रही हैं। डेवलपमेंट तो पहले से मौजूद है, कोई दवाई उसको मजीद बेहतर करना है, वो डेवलपमेंट कहलाती है। तो बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कैंसर है, कैंसर में दवाइयों पर रिसर्च भी हो रही है, नई दवाइयां भी इजाद हो रही हैं, और पहले से मौजूद दवाइयों को मजीद बेहतर भी किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गई डेवलपमेंट। अब रिसर्च को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4 हिस्सों में कह सकते हैं, 4 टाइप्स कह सकते हैं रिसर्च की। सेकेंडरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, फील्ड रिसर्च, डेस्क रिसर्च। ठीक है जी। अच्छा, अब ये भी मैं बता दूं कि अगर आप कोई डाटा फर्स्ट हैंड में कलेक्ट करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं, तो मैं उसे कहूंगा प्राइमरी रिसर्च। यानी कि जो फर्स्ट हैंड में कलेक्टेड डाटा होता है वो प्राइमरी डाटा, और प्राइमरी डाटा के ऊपर प्राइमरी रिसर्च होती है। पहली दफा, इससे पहले कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया, फर्स्ट टाइम कोई चीज बनाई, तो वो प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च क्या है? बना आप उसमें भी नई चीज रहे होते हो, नई प्रोडक्ट बना रहे होते हो, नया सिस्टम, नया प्रोसेस बना रहे होते हो, लेकिन उसके लिए पहले से मौजूद किसी डाटा को अपने पास इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। यानी कि ये एक्सटेंशन होती है प्राइमरी रिसर्च की, बट उसका नतीजा ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, नई प्रोडक्ट वजूद में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना जो है, क्या वो कोरोना की वैक्सीन प्राइमरी रिसर्च है या सेकेंडरी रिसर्च है? तो मैं कहूंगा कोरोना की वैक्सीन सेकेंडरी रिसर्च है। क्यों? इसलिए कि वायरसेस पर ऑलरेडी बहुत रिसर्च हुई हुई है, तो उनमें से कुछ डाटा लेकर, कुछ चीजें लेकर, कुछ सिस्टम को स्टडी करके आपने एक नई प्रोडक्ट, नई वैक्सीन, नया सिस्टम बना दिया, तो मैं कहूंगा ये रिसर्च है, नई प्रोडक्ट बनी है, लेकिन है प्राइमरी रिसर्च, क्योंकि वायरस के मुतालिक या वायरस के बिहेवियर्स के मुतालिक पहले से बहुत किताबें लिखी गई हैं। तो इन्होंने उन्हीं किताबों के डाटा को, उन्हीं किताबों के उसको यूज करके इन्होंने नई रिसर्च की है, नई प्रोडक्ट डेवलप की है। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी रिसर्च। तो प्राइमरी रिसर्च भी हो गया, सेकेंडरी रिसर्च भी हो गया। एक चीज बता दूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट टाइम, जो पहली दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना, यानी कि हर साल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, तो हर साल की जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, मुख्तलिफ बनती है, मैनेजमेंट अकाउंट्स भी होते हैं, ये वो सब, लेकिन जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, उसे हम कहते हैं ये प्राइमरी रिसर्च है। ये पॉइंट एग्जामिनेबल है, एग्जामिनर इसको टेस्ट करता है। ठीक है, अब दो फर्दर टाइप्स के ऊपर आते हैं, फील्ड रिसर्च और डेस्क रिसर्च। तो फील्ड रिसर्च क्या है कि जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको मार्केट में जाना पड़ता है, आपको लोगों से पूछना पड़ता है, जिसको हम सर्वेज वगैरह भी कहते हैं। ठीक है ना, और उन सर्वेज से कोई रिसर्च आप सामने लेकर आते हो, तो वो फील्ड रिसर्च होती है। अक्सर आप शॉप्स पर जाएं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कब से खरीद रहे हैं, कितने की खरीदते हैं, इससे बेहतर क्या है, ये है वो है, मतलब इस तरह का एक पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। ये जो डाटा कलेक्शन है प्राइमरी रिसर्च की सूरत में, उसे हम कहते हैं, ये है तो प्राइमरी रिसर्च, चूंकि फील्ड में हो रही है, प्रैक्टिकली हो रही है, तो फील्ड रिसर्च कहलाती है। और वो रिसर्च जो लेबोरेटरी में आप बैठ कर करते हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए डाटा कलेक्शन के लिए इवन आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, लोगों से मिलना नहीं पड़ता,
चीजों को खुद एनालाइज नहीं करना पड़ता, बल्कि पहले से मौजूद किसी डाटा के ऊपर आपने काम करना है, वो डेस्क रिसर्च होती है। ठीक है, फिर आते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में पहले भी बता चुका हूं, टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेस, कुछ भी पहले से कोई चीज मौजूद है उसको बेहतर कर देना, नई उससे नई प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है ना, मतलब पहले से बेहतर कर देना, समझ ले आप, नई नहीं बेहतर कर देना, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे अक्सर आप देखते हो कि एक ही चीज के बहुत सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं, नाम प्रोडक्ट का वही होता है बट उसके बहुत सारे फ्लेवर आ जाते हैं। जैसे आजकल टिपाल है, टिपाल दानेदार, टिपाल दानेदार विद इलायची, टिपाल दानेदार विद दारचीनी, जिसको सिनेमन कहते हैं। ठीक है, तो असल प्रोडक्ट क्या है, टिपाल दानेदार, लेकिन उसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स आ गए, ये बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गई बात। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट नाम से ही जाहिर है, दिस इज अबाउट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बेसिक फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अच्छा, इसके फंक्शंस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनेबल है, एग्जामिनर टेस्ट करता है, वो है EOQ, कि जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सा डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। तो ये बात जहनशीन कर लें, मेमोराइज कर लें कि EOQ डिसाइड करना बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप लोगों ने शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, ये EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिस पर परचेज कॉस्ट जो है, ठीक है, परचेज कॉस्ट सबसे लोएस्ट होती है, सबसे मिनिमम होती है। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ठीक है, कि जिसमें परचेज कॉस्ट जो है वो सबसे कम होती है। जाहिर है कॉस्ट तो सेव करनी है, तो इसलिए EOQ जो है वो बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। प्राइस परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि किस प्राइस पर, किस क्वालिटी पर खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, किस सप्लायर से खरीदनी है, किस टाइम खरीदनी है। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं परचेज डिपार्टमेंट के। परचेज डिपार्टमेंट अपने सप्लायर्स के साथ गुड रिलेशन भी साथ साथ इक्वली बिल्ड करता है, अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करता है परचेज डिपार्टमेंट। जाहिर है अच्छे रिलेशन बिल्ड करेगा तो क्वालिटी ऑफ परचेज अच्छी, क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी मिलेगी, रेट्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज थोड़ा सा मैं बता दूं, एक और डिपार्टमेंट होता है जिसका काम परचेज होता है, लेकिन वो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिपार्टमेंट का नाम रखती थी, वो कहलाता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, तो परचेज डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में थोड़ा सा फर्क है। आज भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रखती हैं। ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, चलें ठीक है, अच्छा हो गया। आज भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रखती हैं। अच्छा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का फंक्शन है परचेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल परचेजिंग होती है, हम कहते हैं भाई ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का तो फंक्शन है ओनली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, AC खराब हो गया
तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट परचेज करेगा, कंप्यूटर खराब हो गए तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट परचेज करेगा, ट्यूबलाइट टूट गई तो प्रोक्योरमेंट, पंखा तो प्रोक्योरमेंट, कोई भी चीज अगर ये सारी की सारी सेंट्रल एक जगह पर परचेजिंग हो रही है, इवन रॉ मटेरियल भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये परचेज डिपार्टमेंट नहीं है, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करना है, बाकी कंप्यूटर, एसी और पंखे और ट्यूबलाइट वो नहीं परचेज करता परचेज डिपार्टमेंट। तो ये फर्क होता है प्रोक्योरमेंट में और परचेज में डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा जी, आगे आता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कर रहा होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भाई लोगों का ड्रेस ठीक है, टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं, कुछ छुट्टियां वगैरह तो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई माहौल का इशू तो नहीं है, ठीक है, जो साफ सुथराई है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन है तो वो भी इसमें शामिल होती है। ये जो पेन कागज जिसको हम स्टेशनरी कहते हैं, ये पेन कागज इंक ये वो ये परचेज करना है, तो इस तरह की चीजें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं, जो उसको चलाने से मुताल्लिक होते हैं, लोगों के छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो लड़ाई झगड़े या इश्यूज या प्रॉब्लम्स, उनको भी एडमिन डिपार्टमेंट देख रहा होता है। इसको हम जनरली एडमिन डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने आसानी के लिए ये लिख दिया है कि वो सारे काम करता है जो दूसरे डिपार्टमेंट नहीं करते, यानी कि छोटे मोटे काम जो दूसरे डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं वो आते हैं किसके अंडर में? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ये आज का लास्ट डिपार्टमेंट हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग और जो दूसरा है एचआर, मार्केटिंग पहले करके फिर एचआर डिपार्टमेंट की तरफ हम जाएंगे, जिसमें फिर वो तमाम चैप्टर्स भी, वो थोड़ा सा लेंथी डिपार्टमेंट है, लेकिन वो लेंथी तो है, लेकिन ये भी सोचिएगा कि उसमें फिर हम बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह जो हैं वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस ये तो हमारा डिपार्टमेंट है ना, अकाउंटेंट्स का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मैनेजर्स का डिपार्टमेंट है। काम क्या क्या होते हैं भाई? इसके काम होते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग, जो आप FA1 और FA2 और फिर F3 और फिर आगे पढ़ोगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, पेमेंट और रिसीव्ड को चेक करना, ये सारे काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। अच्छा, यहाँ एक चीज है, मैंने फाइनेंस को थोड़ा सा अलहदा लिखा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अकाउंट्स का हिस्सा होता है, लेकिन इनका काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंसेस अरेंज करता है, पैसे की कमी को पूरा करता है। और फाइनेंस दो तरीके से अरेंज होता है, एक डेट फाइनेंस जो कि लोन की सूरत में आता है, और दूसरा इक्विटी फाइनेंस जो कि शेयर की सूरत में आता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट पर कि उसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है, क्या उसे शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करने चाहिए या उसे बैंक से लोन लेकर पैसे इकट्ठे करने, वो डिपेंड करता है कि जो चीज सस्ती पड़ रही है। समटाइम शेयर इशू करना सस्ता पड़ता है, शेयर इशू कर देता है, समटाइम बैंक से लोन लेना सस्ता पड़ता है,
तो वो बैंक से लोन ले लेता है। लेकिन ये दो लफ्ज याद करने वाले हैं आप लोगों के लिए, डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस। डेट फाइनेंस इज अबाउट लोन, डेट इज अबाउट लोन, और इक्विटी इज अबाउट शेयर्स। ठीक है, आगे मैंने लिखे हुए हैं पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और लास्ट में नोट्स टू द अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें बाकी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं। कोई इशू है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कोई डिटेल देनी है, तो वो नोट्स टू द अकाउंट में। जैसे इनकम है, सेल्स है, सेल्स की डिटेल आएगी नोट्स टू द अकाउंट में। और किस सूरत में आएगी? इस तरह कि भाई इनकम स्टेटमेंट में तो आपने सिर्फ टोटल सेल लिख दी ना, उसमें से कितनी इंपोर्ट है, कितनी एक्सपोर्ट सेल है, कितनी लोकल सेल है, वो फिर अलहदा से उसका जो ब्रेकअप है वो नोट्स टू द अकाउंट्स में आता है। मेरा सेल है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनके ब्रेकअप हैं, शेयर्स के ब्रेकअप हैं, और सारे ब्रेकअप्स जो है ना वो बेसिकली आते हैं नोट्स टू द अकाउंट। ठीक है। अकाउंट्स और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। अकाउंट्स जो है उसका काम होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे इकट्ठे करना। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें फाइनेंस और अकाउंट्स अलहदा अलहदा डिपार्टमेंट होते हैं। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दोनों एक ही डिपार्टमेंट होते हैं। ये चीज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। अब जैसे बैंक है, बैंक के अंदर बैंक को भी पैसे की समटाइम जरूरत पड़ सकती है ना, तो बैंक के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट अलहदा होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलहदा होता है। यूनिलीवर में फाइनेंस डिपार्टमेंट अलहदा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलहदा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग जो बन रहे हो वो बेसिकली इन दोनों डिपार्टमेंट को डील करने के लिए बन रहे हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस दोनों के लिए। ठीक है, चलें, तो इजाजत है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जितने भी लेक्चर